नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राज का राज, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कुछ ही मिनटों बाद नागराज फड़के की पुकार का जवाब दे रहा था। कहो, मुझको कैसे याद किया? यहाँ पर मुझे कोई खतरा तो नजर नहीं आ रहा है। ये तो सचमुच आ गया। वाह, खतरे ने ही तो तुमको याद। मेरा मतलब, मेरे बॉस डायरेक्टर शर्मा तुमसे मिलना चाहते हैं नागराज, इस प्लांट की सुरक्षा के विषय में। जल्द ही डायरेक्टर शर्मा नागराज को एक संभावित खतरे के बारे में बता रहे थे। इस बात को गुप्त रखा गया है नागराज, पर कुछ पेपरों में छपी खबरें सच है। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांटों से यूरेनियम की छड़ें गायब हुई हैं। छड़ें गायब कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। चोर के आने या जाने का कोई निशान नहीं मिला है। पर दोनों प्लांट के पास वाले शहरों में यह हादसा होने से पहले छोटे छोटे इलाकों में ठीक वैसे ही भूकंप आए थे जैसे अभी महानगर में आए थे। हमको अभी अभी पता चला है कि तुमने उसका कारण वो बिच्छू खोज भी लिया है और उसे काबू में भी कर लिया। यूनिवर्सिटी बायोलैब में हुए टेस्टों से ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उस बिच्छू में रेडियो एक्टिविटी है। हमारे ख्याल से यूरेनियम की चोरी इस बिच्छू द्वारा ही की जा रही थी। अगर ऐसा है तो फिर ये खतरा तो खत्म हो चुका है। फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? हम कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहते नागराज। हो सकता है कि ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बिच्छू हो। हम चाहते हैं कि जब तक ये खतरा टल ना जाए तब तक तुम इस पावर प्लांट की सिक्योरिटी पर नजर रखो। कम से कम 1 या 2 दिनों तक तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। मिस्टर शर्मा का कहना सच हो सकता है, क्योंकि अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बिच्छू द्वारा बनाई गई सुरंग में घुसा था तब मैं बीच में ही बिच्छू को असंतुलित करने के लिए बाहर निकल आया था, जबकि सुरंग और आगे जा रही थी। ऐसे और जीव भी हो सकते हैं। तुम क्या सोचने लगे नागराज? शायद तुमको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। नहीं नहीं मिस्टर शर्मा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। और फिर ये मामला तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। इसमें सोचने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं तैयार हूँ। आप सबसे पहले मुझे वो जगह दिखाइए जहाँ पर यूरेनियम की छड़ें रखी जाती है। आओ, मैं खुद तुमको पूरा पावर प्लांट दिखाता हूँ। और तब तक मैं अपने सर्पों से बिच्छू वाली सुरंग की छानबीन करवाता हूँ। देखो कि आखिर वो सुरंग जाती कहाँ है। ये देखो नागराज, यह हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर का केंद्र है। इन सुराखों द्वारा नालियों में यूरेनियम की छड़ों को डाल दिया जाता है और फिर इन पर न्यूट्रॉनों नामक आणविक कणों का तेज प्रहार किया जाता है। इस न्यूट्रॉन बमबारी से यूरेनियम का अन्य हल्के तत्वों जैसे बेरिलियम वगैरह में विघटन हो जाता है और साथ में तेज आणविक ऊर्जा भी निकलती है, जैसी परमाणु बम के फटने पर निकलती है। पर परमाणु बम तो तबाही मचा देता है। यहाँ पर आप इस ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। ये देखो, यूरेनियम की छड़ें इस द्रव में डूबी रहती है। इस द्रव को भारी पानी कहते हैं। वैसे तो ये पानी की तरह ही होता है, पर इसके अणु पानी के अणुओं से थोड़े ज़्यादा ठोस होते हैं और इस कारण ये न्यूट्रॉन कणों की एक सीमित संख्या को ही यूरेनियम छड़ों तक पहुंचने देता है। अधिकतर न्यूट्रॉनों को बीच में ही रोक लेता है और न्यूट्रॉनों को इस सीमित बमबारी के कारण ऊर्जा भी नियंत्रित मात्रा में ही निकलती है। ओह, समझ गया। और अगर इन यूरेनियम छड़ों को गायब कर दिया जाए तो ऊर्जा निकलनी बंद हो जाएगी और विद्युत उत्पादन ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। आप अब अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए मिस्टर शर्मा। मेरे जिंदा रहते इन यूरेनियम छड़ों को ले जाना तो दूर, इनको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। तुमने मुझे निश्चिंत कर दिया नागराज। वैसे अगर तुमको जरूरत पड़े तो इस अलमारी में एंटी रेडिएशन सूट रखे हैं। कोई खतरा होने पर तुम इनको पहन सकते हो। धीरे धीरे दिन का उजाला रात की काली चादर को ओढ़ता जा रहा था और महानगर में चहल पहल बढ़ती जा रही थी। महानगर में बिजली की सप्लाई एटॉमिक पावर स्टेशन द्वारा ही की जा रही थी। इसलिए एकाएक पूरे शहर में अंधकार छा जाने का एक ही अर्थ लगाया जा सकता है, और वो ये कि महानगर में बिजली की आपूर्ति करने वाले पावर प्लांट में कोई खराबी पैदा हो गई है।
मेरे सर्पों ने सुरंग की छानबीन तो कर ली है, पर उनके अनुसार सुरंग थोड़ी सी आगे जाकर एकाएक खत्म हो जाती है। अरे, ये लाइट कैसे गुल हो गई? और वो भी पावर स्टेशन की। जमीन फिर से कांप रही है, यानी कोई खतरा आने वाला है। मुझे रोशनी का इंतजाम खुद ही करना होगा। मेरे जगमग सर्प इस अंधेरे को इतना तो रोशन कर ही देंगे कि हल्का हल्का सा नजर आने लगे, और तब तक पावर प्लांट का बैकअप जनरेटर चालू हो ही जाएगा। अंधेरे के रोशन होते ही नागराज को जो नजर आया, उसने उसे चौंका कर रख दिया। अरे, मैं तो किसी बिच्छू के इंतजार में था, पर यह तो किसी इंसान का हाथ लगता है। सख्त जमीन की खामोशी से मक्खन की तरह पिघलाता जो प्राणी बाहर निकला, उसने नागराज के होश उड़ा दिए। ये क्या भला है? पहले विशालकाय बिच्छू, और अब ये मध्यम अंधेरे में हल्का हल्का सा चमकता प्राणी। वैसे शारीरिक संरचना के हिसाब से देखा जाए तो इसे इंसान ही कहा जाएगा। और इसके बाहर आते ही जमीन का पिघला हिस्सा फिर से ऐसे जुड़ गया है जैसे यहाँ पर कभी कोई छेद था ही नहीं। ये मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसको किसी और चीज की तलाश है। और ये अंदाजा लगाने के लिए दिमाग लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ यूरेनियम रॉड्स है। ये रॉड्स की तरफ ही बढ़ रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। नागराज उस प्राणी को रोकने के लिए आगे लपका और चीखकर पीछे आ गिरा। आह! इसका शरीर तो बहुत अधिक भारी है। मेरे इस बार से तो इसको बहुत दूर जाकर गिरना चाहिए था, पर यह सिर्फ एक कदम हिला है, और इसके शरीर का स्पर्श करते ही मुझे फिर से वैसे ही कमजोरी का एहसास हो रहा है जैसे बिच्छू वाली सुरंग में घुसने पर हुआ था। मेरे सूक्ष्म सर्प नष्ट हो रहे हैं, और अब मुझे इसका कारण समझ में आ रहा है। ऐसा रेडिएशन के कारण हो रहा है। इस प्राणी के अंदर तीव्र रेडिएशन मौजूद है, और उस सुरंग में भी रेडिएशन की अच्छी खासी मात्रा मौजूद रही होगी, और इंसान के शरीर की कोशिकाओं की तरह मेरे सूक्ष्म सर्प रेडिएशन से नष्ट हो जाते हैं। मुझे इस कमजोरी से संभलने में कुछ पलों का समय लगेगा। नागराज को संभलने में जितना वक्त लगा, उतने ही देर में वो प्राणी यूरेनियम रॉड्स को बाहर खींच चुका था। अरे, ये तो एक और मुसीबत हो गई। अभी तक तो मैं सिर्फ इस प्राणी की रेडियो एक्टिविटी से अपने आप को संभाल रहा था, पर अब तो इन यूरेनियम रॉड्स की रेडियो एक्टिविटी से भी निपटना होगा। देखूं इस पर मेरा विष कितना कारगर सिद्ध होता है। फू! नागराज के फुंकार से वो प्राणी लड़खड़ाया तो जरूर, पर लगभग तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल कर नागराज पर एक भीषण वार कर दिया। उफ! स्थिति और जटिल होती जा रही है। इसके वारों में न्यूक्लियर ब्लास्ट के गुण हैं। इसके ये वार इस पावर स्टेशन को तबाह करके रेडियो एक्टिविटी का खतरा पूरे महानगर तक फैला सकते हैं। मुझे इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा, और ये काम मैं सिर्फ यूरेनियम रॉड्स को अपने साथ ले जाकर ही कर सकता हूँ, वरना और कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि ये मेरे पीछे आए। पर मैं यूरेनियम रॉड्स छूऊंगा कैसे? इनको छूते ही मेरे शरीर के सूक्ष्म सर्प मरने लगेंगे, और मैं कमजोर होता जाऊंगा। अभी से ही इसके वारों के कारण यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की मात्रा बढ़ रही है, और मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। देखता हूँ कि ध्वंसक सर्प बिच्छू की तरह इस पर भी असर डाल पाते हैं या नहीं। ध्वंसक सर्प जाकर उस प्राणी के शरीर से लिपट गए, और फिर जब वे एक धमाके के साथ फटे तो उस प्राणी का शरीर भी टूट गया। धड़ाक! वाह, ये ध्वंसक सर्प मुझे पहले क्यों नहीं मिले? नागराज की ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही, क्योंकि अगले ही पल आह! ये टूटकर जुड़ भी गया, और दोनों बार इसके शरीर से तेज आणविक ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा को मैं तो सल्कों के कारण सह गया, पर आम इंसान को ये झुलसा कर रख देती। जैसे मेरे अंदर कणों को तोड़ने और जोड़ने वाली इच्छाधारी शक्ति है, वैसे ही इसके अंदर आणविक शक्ति है। यानी इसको नष्ट करने का तरीका सोचना बेकार है, इस पर काबू पाने का रास्ता ढूंढना होगा। पर सोचूं तो तब, जब रेडियो एक्टिविटी के कारण मेरी शक्ति का क्षीण होना रुके। आहा! वो रेडियो आहा! वो एंटी रेडिएशन सूट,
ये मेरी मदद कर सकता है, पर शायद ये प्राणी भी मेरी योजना को समझ गया है। ये मुझे उधर जाने ही नहीं दे रहा है। मैं इच्छाधारी कणों में बदलकर उधर जा तो सकता हूँ, पर इसकी आणविक शक्ति मेरे इच्छाधारी कणों के जुड़ने में रुकावट पैदा कर सकती है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। नागराज ने मानवता को बचाने के लिए एक भयंकर खतरा मोल ले लिया था, पर इस खतरे को टाल पाना आसान नहीं था। उफ, आणविक ऊर्जा से भरे इस वातावरण में इस इच्छाधारी रूप में तैरना ऐसा लग रहा है मानो मैं गोंद की नदी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आणविक ऊर्जा मेरे कणों को और तोड़ने की कोशिश कर रही है। पता नहीं मैं एंटी रेडिएशन सूट तक पहुँच पाऊंगा या नहीं। आणविक ऊर्जा के इस लड़ाई में जीत आखिरकार इच्छाधारी शक्ति की ही हुई। इच्छाधारी शक्ति के कण दरार में घुसते चले गए और सूट के अंदर घुसकर अपना वास्तविक आकार लेने लगे। अब नागराज उस प्राणी का सामना करने के लिए तैयार था। छनाक, इस पोशाक के मास्क में छेद करने के बाद अब मैं हमला भी कर सकता हूं और इसके विकिरण से बच भी सकता हूं। अब मैं इसके संभलने से पहले यूरेनियम रॉड्स को बगैर किसी खतरे के उठाकर यहां से रफू चक्कर हो सकता हूं, और इसकी बौखलाहट साफ बता रही है कि ये मेरे पीछे जरूर आएगा। मेरे ऐसा करने से विद्युत उत्पादन में बाधा तो जरूर पड़ेगी, लेकिन शायद महानगर इस आणविक खतरे से बच जाएगा। उस प्राणी को यूरेनियम रॉड्स के जोर पर खींचता हुआ नागराज शहर से दूर तो ले आया था, पर यह भूल गया था कि यह सूट विकिरण को तो रोक सकता है, पर आणविक वार की प्रचंड उष्मा को नहीं। ये आखिरकार मुझ पर निशाना साधने में कामयाब हो ही गया। यूरेनियम रॉड्स के साथ साथ नागराज भी जमीन पर आ गिरा। धम, और होश संभालते ही उसने जो दृश्य देखा उसने उसे चकित कर दिया। ये तो यूरेनियम की छड़ों को खा रहा है, यानी ये प्राणी यूरेनियम को खाने के लिए चुराता है, इसलिए ये आणविक ऊर्जा से भरा हुआ है। ये प्राणी नहीं, मुझे रिएक्टर बोल जहरीले, क्योंकि कुछ कमीनों की मेहरबानी से मेरा इंसानी शरीर चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया है। तुम तो बोलते भी हो रिएक्टर, और मुझे भी जहरीले नहीं। नागराज बोल, वैसे तुम्हारी ये हालत की हुई कैसे? तुमने रूस में स्थित चेरनोबिल एटॉमिक रिएक्टर में हुए हादसे का जिक्र तो सुना ही होगा, जिसमें रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गया था और उससे निकले विकिरण ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। मैं चेरनोबिल रिएक्टर के पूर्वी भाग में उस वक्त काम कर रहा था जिस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर अनियंत्रित हो गया, और उस कारण हुए हल्के से धमाके ने पूर्वी भाग को मलबे के ढेर में बदल दिया। मैं अपने 4 साथियों के साथ उसी मलबे में दफन हो गया। हम मदद का इंतजार करते रहे, चीखते रहे, रोते रहे, पर मदद नहीं आई। वहाँ पर फैली तेज रेडियो एक्टिविटी के कारण हर कोई वहाँ पर आने से डरता रहा। कुछ भूख प्यास के कारण और कुछ विकिरण के कारण मेरे चारों साथी एक एक कर मरते गए। मैं भी मौत के कगार पर खड़ा था। तभी मुझे एक कॉकरोच नजर आया। शरीर की जलन और भूख की बदहवासी ने मैं उसे खा गया, और उसको खाने के बाद मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। मुझे लगा कि मेरे बचने की उम्मीद है। बस फिर तो मैं हर चलती फिरती चीज की तलाश में जुट गया। छिपकली, चूहे, यहाँ तक कि चींटियों को भी मैंने नहीं छोड़ा। विकिरण उन सब के अंदर समाया हुआ था, और उनके शरीर का विकिरण मेरे शरीर के विकिरण से मिलने के बाद एक अजीब सी प्रतिक्रिया कर रहा था। मेरा शरीर मुझे दहकता हुआ सा महसूस हो रहा था, और फिर मेरे हाथों से उस प्रतिक्रिया के कारण तेज उष्मा निकलने लगी। उसने जमीन तक को गला डाला, और मैं उस गले हुए जमीन से सुरंग बनाता हुआ बाहर निकल आया। मुझे पता नहीं कि इस दौरान कितना वक्त बीत चुका था, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल, पर मेरे अंदर की भूख अब एक ही चीज मांग रही थी, विकिरण से भरी कोई चीज। और ऐसी कोई चीज परिष्कृत यूरेनियम से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकती थी। उफ, फिर वही कमजोरी, यूरेनियम और रिएक्टर के विकिरण उफ फिर वही कमजोरी यूरेनियम और रिएक्टर के विकिरण मुझ पर असर कर रहे हैं।
इसलिए अब मैं अपने भोजन की तलाश में इन पावर रिएक्टरों पर हमला करता हूं और परिष्कृत यूरेनियम खाकर अपने शरीर में घट रही ऊर्जा को वापस भर लेता हूं। अब बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम तुमसे तुमसे मुझे मुझे सहानुभूति है रिएक्टर, पर ऐसा करके तुम विद्युत उत्पादन में बाधा डालते हो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हारी इस समस्या का अस्थायी हल निकाल सकूं। तुम मेरी क्या मदद करेगा नागराज? तू तो खुद ही मरने के लिए तड़प रहा है। तू आगे भी जरूर मेरे और मेरे भोजन के बीच में टांग अड़ाएगा। इसलिए मैं तेरी तड़प को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। तुझ पर वार करते करते मेरी एटॉमिक ऊर्जा लगभग खत्म हो गई थी, पर वो धीरे धीरे फिर से अपने पहले वाले स्तर पर आ रही है। इसलिए अब एक और वार करने में कोई नुकसान नहीं होगा। ओह, इस बार मैं इच्छाधारी कणों में अगर बदला तो शायद फिर कभी जोड़ नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? भीष्म उष्मा से भरा एटॉमिक शक्ति का वो वार बेबस नागराज की तरफ लपका, पर उसे एक बर्फ की दीवार से टकराकर ठंडा हो जाना पड़ा। शीतनाग कुमार के रहते तो नागराज का एक बाल तक नहीं जला सकता रिएक्टर। तेरा विकिरण नागराज के शरीर के सूक्ष्म सर्पों को नष्ट करके उसे कमजोर बना रहा है, पर मेरे अंदर ऐसी कमजोरी नहीं है। मैं तेरा मुकाबला करूंगा। ये क्या? मैं बर्फ में ढक गया? अब सबसे पहले तो मैं तुझे ठंडा करूंगा, फिर तेरे दिमाग को। मेरे दिमाग ठंडा होने से पहले मैं तुझे ठंडा कर दूंगा। रिएक्टर का शरीर छोटे छोटे आणविक कणों में टूटने लगा और उस प्रतिक्रिया से निकली असहनीय गर्मी ने बर्फ के साथ साथ नागराज और शीतनाग कुमार के शरीर को भी झुलसाना शुरू कर दिया। आह! तुम वापस मेरे शरीर के अंदर आओ। शीतनाग कुमार, हमारी नाग शक्तियाँ इसकी आणविक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर रही है। मुझे इसकी कोई और कमजोरी ढूंढनी होगी। मैदान में डटे रहने वाले को देर सवेर कोई ना कोई तरीका हाथ लग ही जाता है। ठीक इसी समय महानगर के एक हिस्से में ये अपराध है तो छोटा सा, पर नागराज का आदेश है कि किसी भी अपराध को मामूली ना समझा जाए। मुझे नागराज को मानसिक संकेत भेजने ही होंगे। मानसिक संकेत महानगर की हर दिशा में फैलते हुए वहां भी जा पहुंचे जहां पर उस संदेश को ग्रहण करने वाला मौजूद था। ओ, महानगर से किसी अपराध की मानसिक सूचना आ रही है, पर इस वक्त मैं रिएक्टर को छोड़कर वहां नहीं जा सकता। अरे, रिएक्टर को क्या हो रहा है? वो अपना सिर क्यों पकड़ रहा है? आहा, उसी सर्प का दूसरा मानसिक संकेत आ रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लुटेरों को पकड़ दिया है। अब मुझे जाने की जरूरत नहीं रही। अब ये सोचना है कि एकाएक इसे ऐसा क्या हुआ कि ये सिर पकड़कर चीख उठा। ओह, इसे जो कुछ भी हुआ था वो ठीक हो गया है, पर इसे हुआ क्या था? ओह, समझा। मानसिक संकेत आते ही ये सिर पकड़कर चीखने लगा था और संदेश आना बंद होते ही ये ठीक हो गया। यानी मानसिक संकेत इसके दिमाग पर आघात लगाते हैं। एटॉमिक ऊर्जा ने इसके शरीर को तो अद्भुत शक्ति दे दी है, पर इसके दिमाग को इतना खोखला कर दिया है कि ये मानसिक संकेतों तक को सहन नहीं कर पा रहा है। और अब तो इससे निपटना और भी आसान हो गया है। मैं पूरे शहर में फैले अपने जासूस सर्पों से मानसिक संकेत भेजने को कहता हूँ। वे सारे संकेत जब एक साथ मेरे साथ साथ इसके दिमाग से भी टकराएंगे तो ये अपने होश काबू में नहीं रख पाएगा, और ये मानसिक बमबारी तब तक जारी रहेगी जब तक इसे अस्थायी रूप से कैद रखने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। नागराज की चाल सफल तो होती नजर आ रही थी, पर रिएक्टर भी इस हमले से बचने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ओ, ये एटॉमिक कणों में बदलकर इस हमले से बचना चाहता है, पर मानसिक तरंगे तो इस रूप में भी इसको नहीं छोड़ेगी। लेकिन ऐसा करके ये जो विकिरण छोड़ रहा है उसकी गर्मी से मुझे तकलीफ जरूर हो रही है। इस अजीबोगरीब हमले और बचाव के तरीकों के कारण वातावरण मानसिक शक्तियों और आणविक शक्तियों के अनोखे मिश्रण से भरता जा रहा था। लेकिन ऐसा करके रिएक्टर अपने अंदर भरी आणविक ऊर्जा को खर्च करता जा रहा था और उसके ऊपर हमला कर रही मानसिक तरंगे और प्रभावी होती जा रही थी। आखिरकार रिएक्टर के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। धम!
अब ये तो इस बमबारी से संभल नहीं पाया, पर अब तक पावर हाउस वालों ने इस लड़ाई की खबर फैला दी होगी और पुलिस वालों के साथ साथ रिपोर्टर भी यहाँ पहुँचते होंगे। मैं फिलहाल उनके सवालों के जवाब देना नहीं चाहता, ये काम डायरेक्टर साहब पर छोड़ देता हूँ। मैं राज का रूप धारण कर लेता हूँ। राज को यहाँ पर देखकर सब यही समझेंगे कि वो भी खबर पाकर अभी आया है। नागराज ने बेल्ट में सूक्ष्म करके रखे हुए राज के कपड़ों को निकालने के लिए अपनी बेल्ट में हाथ डाला और वो चकित हो उठा। अरे, राज के कपड़े, चश्मा और जूते कहाँ गए? कहीं मैं उन्हें रखना भूल तो नहीं गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर वे कपड़े रिएक्टर से मेरी लड़ाई के दौरान कहीं गिर गए होंगे। ऐसा होना तो मुश्किल है, पर ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा नहीं हुआ है, वे कपड़े मेरे पास हैं। कौन? तुम? ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, असंभव है। आंखों देखी बात को असंभव कह रहे हो नागराज? तुम जो देख रहे हो वो सच है। मैं राज हूं और मैंने तुम्हारा साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। तुमने राज को कायर के रूप में बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब से राज अपनी जिंदगी खुद जिएगा और नागराज के काम नागराज से भी बेहतर करके दिखाएगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा ही रूप मुझसे अलग कैसे हो सकता है? राज और नागराज दो इंसान नहीं, एक ही इंसान है। तुमको मेरे शरीर में वापस आना ही पड़ेगा राज। मुझे रोकने की कोशिश मत कर नागराज, वरना मैं तेरे दिल की धड़कनें रोक दूंगा। नमूना देखना चाहता है तो देख ले, और इससे पहले कि मैं तेरी जान निकाल लूं तो गिड़गिड़ा कर जिंदगी की भीख मांग। इसका स्पर्श होते ही मेरे शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम कांपने लगा है। मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ। तू अब खड़ा नहीं होगा नागराज, बल्कि लेटेगा और सोएगा मौत की नींद। मैं जो सोचता हूँ उसे ये कैसे जान लेता है? वो इसलिए नागराज, क्योंकि हम दोनों हैं तो एक ही सिक्के के दो पहलू। मैं भी तेरा ही रूप हूँ, इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि तू जो सोचेगा मुझे पता चल जाएगा। इसलिए कुछ गलत मत सोचना। वैसे सोचना है तो भगवान के बारे में सोच और अपने पापों की माफ़ी मांग, क्योंकि अभी कुछ पलों बाद तुझे उसके ही दरबार में पेश होना है। हमारी अभी अभी भगवान से हॉटलाइन पर बात हुई थी। उन्होंने साफ सफाई के लिए पहले आपको बुलाया है। कौन? अरे, हम हैं बनारस के भैया, नागू। आप तो हमको इस बदन से बाहर निकलते ही भूल गए हैं। वैसे आपने तो सोचा होगा कि हम हैं भोले भाले सांप, आपकी चाल तो समझ पाएंगे नहीं। पर भैया राज जी, हम आपकी चाल भी समझ गए और आपकी ढाल भी। आप नागराज पर मानसिक वार कर रहे हैं और इसका जवाब नागराज भैया को भी देना आता है और हमको भी। लीजिए, हमारा नमूना भी देख लीजिए। आह! तू अपने आप को फिल्मी हीरो समझता है क्या, जो मुझे विलेन समझकर पीट लेगा? राज के पास मानसिक शक्तियों के अलावा दूसरी भयंकर शक्तियां भी है और उनसे तू नहीं बच पाएगा। नागू! ओह, ये रिएक्टर जैसे आणविक ब्लास्ट भी छोड़ता है। ये राज है कौन और ये शक्तियां इसमें कैसे आई? बार बार एक ही बात सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है नागराज? बस इतना जान ले कि तू कुछ भी कर ले, पर मुझसे जीत नहीं सकता। इस पर नागहस्ती और विषफुंकार दोनों ही बेअसर हो गई और अब ये आणविक शक्ति के वार कर रहा है, जिससे बचने का मेरे पास फिलहाल कोई उपाय नहीं है। अब इसके वारों से बचने के लिए खतरा मोल लेकर इच्छाधारी कणों में बदलना ही होगा, वरना ये वार शायद मेरी जान लेने में सफल हो जाएंगे। नागराज सोचने पर मजबूर था और राज को इस तरह से नागराज की हर चाल के बारे में पहले ही पता चलता जा रहा था। अब तू मेरे जाल में फंसेगा नागराज। अब मैं आणविक ऊर्जा का वार करूंगा और विकिरण के कण तेरे इच्छाधारी कणों के बीच में ऐसे फंस जाएंगे जैसे स्पंज में पानी। अब तो ना जिएगा ना मरेगा, क्योंकि विकिरण कण ना तो तेरे इच्छाधारी कणों को जुड़ने देंगे और ना ही उन्हें अलग अलग होने देंगे। अब तो हमेशा के लिए इसी रूप में रहेगा, किसी को नजर नहीं आएगा। अब तेरी जिंदगी को जिएगा राज। और इसी के साथ इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट
3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।